हेलो एवरीवन, लर्न विद अनीता मिश्रा चैनल पर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th जो कि हमारा सीबीएसई का सिलेबस है, हिंदी बी, जो जिसका की कोड है 085। ठीक है, क्लास 10 सीबीएसई, कोड क्या है इसका 085। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो कि अभी सन 2022 और 23 में एग्ज़ाम होने वाला है ग्रेड 10th का बोर्ड का, तो उससे रिलेटेड मैं आज कुछ सैम्पल पेपर्स लेकर के आई हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मे बी एग्ज़ाम में भी कुछ इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पर सैम्पल पेपर जो दिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताऊंगी कि क्वेश्चन पेपर में आपको कितना इस साल टाइम मिलने वाला है और इंस्ट्रक्शन शुरू में क्या होंगे। और आज का ये जो सैम्पल पेपर है, अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा सा, उस पर ही आधारित है, नए पैटर्न के हिसाब से है। तो आप एक एक पार्ट को ध्यान से समझिएगा। जो चीज़ डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, निर्धारित जो समय दिए गए हैं, हमें 3 घंटे दिए गए हैं और इस 3 घंटे के पेपर के लिए कितने मार्क्स हैं, यहाँ पर 80 मार्क्स हैं। ठीक है, सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है इसमें, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। इस प्रश्न पत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है खंड अ और दूसरा क्या है, खंड ब है। ठीक है, 2 भाग हैं, खंड अ और खंड ब। अब देखिए, जो सेकंड नंबर पॉइंट है, खंड अ में उप प्रश्नों सहित 45 यानी 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कुल 40 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीन्स 45 में से आपको कितना अटेम्प्ट करना है, कुल 40 करने हैं। 45 में से 40 करने हैं। ठीक है, थर्ड नंबर इंस्ट्रक्शन क्या है, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। ठीक है, खंड ब में क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान से पढ़िए और फॉलो करिए। फिफ्थ नंबर, दोनों खंडों के कुल 18 प्रश्न हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। आप सोचिए कि एक ही खंड का कर ले तो पॉसिबल नहीं है, आपको दोनों खंड करना ही करना है। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए, मीन सीरियल वाइज लिखिए। एक खंड अ का मैंने पहला वाला कर लिया तो फिर खंड ब का तीसरा वाला सॉल्व किया, अगेन खंड अ, ऐसा नहीं करना है, सीरियल वाइज आपको करना है। पहले खंड अ ख़त्म करिए फिर खंड ब, ताकि एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं हो करेक्शन में और आपका कोई भी आंसर का जो मार्क्स है वो मिस ना होने पाए। ठीक है, और जितना उसने बोला है कि 40 आंसर लिखने हैं, इतने लिखने हैं, इसमें से इतना चूज़ करना है, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समय का अभाव हो जाता है जब भी हम परीक्षा में उत्तर लिखते हैं। तो अगर ज़्यादा हम या फिर कम प्रश्न करते हैं तो उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ता है। तो आइए पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर खंड अ देखिए, वस्तुपरक प्रश्न। पहला जो है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, जो सबसे सही हो, सर्वाधिक उपयुक्त मतलब अभी जब आप इसके ऑप्शन पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, लेकिन ये क्या बोला, जो सर्वाधिक, जो सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर हो, उपयुक्त हो, आपको वो वाला ही ऑप्शन चूज़ करना है। और इसके लिए आपको कितने अंक मिलते हैं, 5, 1 इंटू 5 मीन्स एक एक मार्क का 5 क्वेश्चन होगा आपके सामने और ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होंगे। देखिए पैराग्राफ क्या दिया है, चाहे दुनिया कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन शिक्षक का स्थान कोई रोबोट नहीं ले सकता। आज से कुछ दशक पहले यदि कोई हमसे यह प्रश्न करता कि क्या रोबोट्स अच्छे अध्यापक साबित होंगे, तो निश्चित रूप से हमें प्रश्न करने वाले की बुद्धि पर तरस आता। लेकिन आज के इस वैज्ञानिक युग में यह प्रश्न हमें कुछ सोचने को
बाध्य करता है यानी कि मजबूर करता है। यस, ऐसा हो सकता है कि टीचर से ज़्यादा हमें रोबोट्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ाएं। कहने का तात्पर्य यह है। मेरी दृष्टि से इसका उत्तर होगा नहीं। ऐसा इसलिए कि शिक्षण का काम सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी है और उसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी, क्योंकि जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, हमें सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से भी हमें शिक्षा देते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं, हमें काबिल बनाते हैं। रोबोट एक मशीन है जो मनुष्य के संकेत व निर्देश का अनुपालन करने में समर्थ है। उसमें भावनाओं का आरोह व अवरोह संभव नहीं है, जबकि एक शिक्षक में भावनाओं का होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। आज से नहीं अपितु पुरातन काल से ही हमारे देश में गुरु शिष्य की लंबी परंपरा रही है। क्या रोबोट के साथ यह परंपरा कायम रहेगी? गुरु और शिष्य के स्नेह में श्रद्धा व आदर का भाव होता है, लेकिन मशीनी मानव के प्रति शिष्य के हृदय में आदर और श्रद्धा के भाव नहीं पनप सकते। तब यह रोबोट द्वारा अध्यापन किए जाने पर अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकता। एक सरल अध्यापन के दौरान मनोवैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेना होता है, लेकिन क्या रोबोट द्वारा अध्यापन में मनोवैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेना संभव है? वर्ग के वातावरण व छात्रों के मूड के अनुरूप शिक्षक अपनी पूर्व निर्धारित अध्यापन पद्धति में बदलाव करते हैं। क्या रोबोट ऐसा कर सकता है? अर्थात कहने का तात्पर्य इस अंतिम पंक्तियों का यह है कि जो टीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स के मूड को देखते हैं, समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग प्लानिंग है, लेसन प्लान है, सब कुछ वो चेंज कर लेते हैं। बट क्या जो मशीन है क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें भावना का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम अभी देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। जो पहला है यहाँ पर देखिए, ठीक है, आज से कुछ दशक पहले रोबोट्स के बारे में क्या धारणा थी? ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगर हम पैराग्राफ के अनुसार देखें तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है वे अच्छे अध्यापक साबित होंगे। दूसरा है वे अच्छे सैनिक सिद्ध होंगे। तीसरा ग नंबर दिया है वे अच्छे सेवक सिद्ध होंगे। अगला इसमें दिया है वे अच्छे वैज्ञानिक सिद्ध होंगे। तो अगर यहाँ पर चर्चा किया जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें फाइंड आउट करिए। यस, यहाँ पर देखिए वे अच्छे अध्यापक साबित होंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो पहला ऑप्शन है वे अच्छे अध्यापक साबित होंगे, इसमें ये वाला जो ऑप्शन है करेक्ट है। ठीक है, वे अच्छे अध्यापक साबित होंगे। अगला है जो हमारा प्रश्न है, शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और ये सभी। ठीक है, तो इसमें ये सभी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर तीसरा वाला, पुरातन काल से ही हमारे देश में कौन सी परंपरा रही है? तो अगर इसका पहला ऑप्शन देखा जाए मशीन छात्र, दूसरा है गुरु शिष्य, तीसरा है रोबोट शिक्षक और चौथा है मनुष्य शिक्षक। तो अगर हम पैराग्राफ के अनुसार देखा जाए तो पुरातन काल से ही हमारे देश में कौन सी परंपरा रही है?
तो पुरातन काल से ही गुरु और शिष्य की हमारे यहाँ परंपरा रही है। अभी हमने पढ़ा हुआ था, आज से ही नहीं अपितु पुरातन से ही हमारे देश में गुरु शिष्य की लंबी परंपरा रही है। ठीक है, तो जो तीसरा वाला है इसमें ख नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला देखते हैं, रोबोट में क्या संभव नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है भावनाओं का आरोह अवरोह, ख नंबर दिया है अच्छे सेवक के गुणों का विकास, ग है मानवीय कर्मठता का उद्भव, घ नंबर है आज्ञाकारी शिष्य के गुण। ठीक है, तो चौथे वाले में अगर देखा जाए तो कौन सा करेक्ट है, हमने पढ़ा था भावनाओं का आरोह और अवरोह। ठीक है, ये एक रोबोट में संभव नहीं होता है, वो फीलिंग्स को एक्सचेंज नहीं कर सकता है, हमारे मन की बात को दे नहीं सकता है, जान नहीं सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए, शिक्षण का कार्य सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी है। कारण यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर नंबर ब्रैकेट में, रोबोट एक मशीन है जो मनुष्य के संकेत व निर्देश का अनुपालन करने में समर्थ है। अब इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब हमें इसमें से क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसमें जो पहला दिया है कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है। ख नंबर दिया है कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। ग नंबर है कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। घ नंबर कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें से अगर आंसर फाइंड आउट किया जाए तो कौन सा करेक्ट है, घ नंबर देखिए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, मतलब ये जो सेंटेंस दोनों कह रहा है ये क्या है, सही है। ठीक है, दोनों क्या है, सही है। तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ये जो रीज़न कारण आर है ये कथन ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, घ नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया गया है। तो यहाँ पर जो पहला है पैराग्राफ, यहाँ क्या दिया गया है, गद्यांश क्या दिया गया है, कोई भी बाधा प्रतिभा को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। इसके आगे सारी समस्याएं बौनी हैं, लेकिन समस्या एक प्रतिभा को खुद दूसरी प्रतिभा से होती है। बहुमुखी प्रतिभा का होना अपने भीतर एक प्रतिभा के बजाय दूसरी प्रतिभा को खड़ा करना है। इससे हमारा नुकसान होता है, कितना और कैसे। एक मनोवैज्ञानिक कहती है कि बहुमुखी होना आसान है बजाय एक खास विषय के विशेषज्ञ होने की तुलना में। बहुमुखी लोग स्पर्धा से घबराते हैं। कई विषयों पर उनकी पकड़ इसलिए होती है कि वे एक स्पर्धा होने पर दूसरे की ओर भागते हैं। वे आलोचना से भी डरते हैं और अपने काम की तारीफ सुनना चाहते हैं। बहुमुखी लोगों में सबसे महान माने जाने वाले माइकल एंजेलो से लेकर अपने यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कई लोग, लेकिन आज ऐसे लोगों की पूछ परख कम होती है। ऐसे लोग प्रतिभाशाली आज भी माने जाते हैं, लेकिन असफल होने की आशंका उनके लिए अधिक होती है। आज वे लोग विंची सिंड्रोम से पीड़ित माने जाते हैं।
जिनकी पकड़ 2, 3 या इससे ज़्यादा क्षेत्रों में हो, लेकिन हर क्षेत्र में उनसे बेहतर उम्मीदवार मौजूद हो। बहुमुखी प्रतिभा वाले लोगों के भीतर कई कामों को साकार करने की इच्छा बहुत तीव्र होती है। उनकी उत्सुकता उन्हें एक से दूसरे क्षेत्र में हाथ आजमाने को बाध्य करती है। समस्या तब होती है जब यह हाथ आजमाना दखल करने जैसा हो जाता है। वे न इधर के रह जाते हैं और न उधर के। प्रबंधन की दुनिया में एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए का मंत्र ही शुरू से प्रभावी है। यहाँ उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता जो सारे अंडे एक टोकरी में न रखने की बात करता है। हम दूसरे क्षेत्रों में हाथ आजमा सकते हैं, पर एक क्षेत्र में महारथी होने में ब्रेकर की भूमिका न अदा करें। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला प्रश्न है हमारा, गद्यांश के अनुसार सारी समस्याएं बौनी हैं। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धन के आगे, बल के आगे, प्रतिभा के आगे और साधन के आगे। तो इसमें अगर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, अगर मैंने जहाँ तक पैराग्राफ रीड किया, तो गद्यांश के अनुसार सारी समस्याएं बौनी क्यों हैं, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है, प्रतिभा के आगे। अगर आप काबिल हैं, समझदार हैं, तो आपके सामने जो सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, वो क्या है, बौनी हैं। ठीक है, यानी बहुत ही छोटी हैं अगर आप काबिल हैं तो। अगला जो प्रश्न है हमारा, सेकंड नंबर, बहुमुखी प्रतिभा क्या है। बहुत से मुख वाली प्रतिभा, बोलने वाली प्रतिभा, अनेक मुखों से प्रतिभा का बखान करना, अपने भीतर अनेक प्रतिभाएं खड़ी करना। अब बहुमुखी प्रतिभा क्या है, देखिए इसमें जो 4th नंबर ऑप्शन है, अपने भीतर अनेक प्रतिभाएं खड़ी करना, मतलब बहुत सारी, इस क्षेत्र में भी जाना, उसमें भी जाना, टीचिंग में भी जाना, है ना, इंजीनियर भी होना, तो ये क्या है, स्पोर्ट्स में भी जाना, है ना, ये क्या है, बहुमुखी प्रतिभाएं हैं। तीसरा जो ऑप्शन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिभा के आगे सारी समस्याएं बौनी होती हैं। बहुमुखी लोग स्पर्धा से घबराते हैं। तीसरा ऑप्शन है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी लोग अपने कामों की आलोचना सुनना पसंद करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा और कौन से कथन सही हैं और हैं, है ना, फाइंड आउट करना है। तो पहला है यहाँ पर और दिया हुआ है, केवल पहला ये चूज़ कर सकते हैं, या फिर ख केवल दूसरा, ग दिया है केवल तीसरा, और घ में दिया है ऑप्शन पहला और दूसरा। यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 3rd नंबर का क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें 4th नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट है, पहला और दूसरा। ठीक है, बहुमुखी लोग स्पर्धा से घबराते हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी लोग अपने कामों की आलोचना सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है हमारा चौथा, बहुमुखी प्रतिभा वालों में किसे महान माना गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर को, न्यूटन को, माइकल एंजेलो को और गांधी जी को। इसमें आप फाइंड आउट करिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमने ऊपर अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, माइकल एंजेलो को। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, प्रबंधन के क्षेत्र में कैसे लोगों की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर पहला देखिए ऑप्शन दिया है, जो एक उपाय से सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, जो सारे अंडे एक टोकरी में न रखने की बात करते हैं, जो हर व्यक्ति के लिए
अलग अलग नियमों के पक्षधर होते हैं जो बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर जो 5 है इसमें 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट है, जो बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसमें से कितना करना है? सिर्फ 4। एक आप स्किप कर सकते हैं। पहला है, वे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। वाक्य में रेखांकित पदबंध है। तो इसमें कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है ना, क्रिया पदबंध है, विशेषण पदबंध है और या फिर सर्वनाम पदबंध है। तो यहाँ पर देखिए, वे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। घबरा जाते हैं यानी कि ये क्रिया पदबंध है। कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध है। अगला जो प्रश्न है, ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। रेखांकित पदबंध का भेद है। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज, इसका हमें रेखांकित पदबंध का क्या करना है? भेद बताना है, यानी कि प्रकार बताना है। पहला ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और सर्वनाम पदबंध। तो इसमें कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। जो तीसरा प्रश्न है, क्रिया पदबंध का उदाहरण छांटिए। हमें एग्जाम्पल क्या करना है? छांटना है। किसका? क्रिया पदबंध का। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया। उसके चरित्र में तुमसे कौन सा उपदेश लिया? कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है। और चौथा दिया है, वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। ठीक है, ये चारों में से हमें क्या करना है? क्रिया पदबंध का हमें उदाहरण छांटना है। तो आप बताइए इसमें जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ, वेरी गुड। ग नंबर जो ऑप्शन है, कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा था, ये क्रिया पदबंध का उदाहरण है। ठीक है, ताके जा रहा था यानी कि देखे जा रहा था उसे कंटिन्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसमें क्रिया पदबंध है। अगला जो प्रश्न है, विचार मग्न तंतारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निराहने लगा। इस वाक्य में विशेषण पदबंध है। विशेषण पदबंध जो है, अगर आपको पता लगाना है तो सबसे पहले आपको संज्ञा ढूंढना पड़ता है ना। एक छोटी सी ट्रिक है ये। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया है, अंतिम रंग बिरंगी विचार मग्न तंतारा निहारने लगा और बालू पर बैठकर। ठीक है, तो चौथे नंबर क्वेश्चन के लिए हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें फाइंड आउट करना है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो पहला ऑप्शन दिया, अंतिम रंग बिरंगी। ठीक है, अंतिम रंग बिरंगी, इसमें ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। विचार मग्न तंतारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज के अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तो इसमें अंतिम रंग बिरंगी जो है विशेषण पदबंध है, क्वालिटी है ना। अगला है जो 5वां वाला है हमारा, भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। रेखांकित पदबंध का भेद है। संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और सर्वनाम पदबंध। तो 5th वाले में ये 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए, बड़े ही अध्ययनशील थे। अध्ययन की क्वालिटी बता रहा है ना। तो यहाँ पर ये कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं यहाँ पर डॉट आएगा। मैं सफल हुआ और कक्षा में प्रथम स्थान पर आया। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। पहला इसमें ऑप्शन है, मैं सफल होकर कक्षा में प्रथम स्थान पर आया। ख है, मैं सफल हुआ इसलिए कक्षा में प्रथम आया। ग है, यदि मैं सफल होता तो कक्षा में प्रथम स्थान पर आता।
घ है क्योंकि मैं सफल हुआ इसलिए प्रथम स्थान पर आया। ठीक है, तो पहले वाले में कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? क नंबर जो है, मैं सफल होकर कक्षा में प्रथम स्थान पर आया, ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ओके, अगला है, अनीता ने कहा था कि वह कक्षा में प्रथम रही। वाक्य का भेद बताइए। इसमें सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर प्रधान वाक्य है? तो ये जो है अनीता ने कहा था कि वह कक्षा में प्रथम रही। ये वाक्य अगर देखा जाए, आपने वाक्य निर्माण की प्रक्रिया पर ध्यान दिया तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंकित गांव जाकर बीमार हो गया। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण है। पहला है इसमें ऑप्शन, अंकित गांव गया और बीमार हो गया। ख ऑप्शन है गांव जाने पर अंकित बीमार हो गया। ग है अंकित गांव गया इसलिए बीमार हो गया। घ है जब अंकित गांव गया तब बीमार हो गया। तो तीसरे वाले में जो घ नंबर ऑप्शन है ये करेक्ट है। मिश्र वाक्य का रूपांतरण है इसमें, जब अंकित गांव गया तब बीमार हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य है। गाड़ी रुकने की जगह खड़े रहो। ख है हम स्टेशन पहुँचे और गाड़ी चल दी। ग नंबर है, जो लोग परिश्रम करते हैं वे निराशा से बचे रहते हैं। ग है वह कपड़े खरीदने बाजार गई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ख नंबर देखिए, हम स्टेशन पहुँचे और गाड़ी चल दी, इसमें संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 5, सुनील 2 दिन हमारे घर पर रहा और सबका प्रिय हो गया। वाक्य का भेद है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर इसमें से कोई भी नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है इसमें हवन सामग्री में समास है। ठीक है, तो अगर पहला ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और क्या दिया है? द्वंद्व समास, है ना। हवन की सामग्री है ना, तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर? तत्पुरुष समास है। ठीक है, ग नंबर जो ऑप्शन है ये क्या है? करेक्ट है। दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। भयभीत का समास विग्रह है। अगर हम भयभीत का समास विग्रह करते हैं तो क्या आएगा? इसमें पहला ऑप्शन दिया है भय से भीत। ख है भय के लिए गीत, भय का भीत और भय और भीत। तो ये और तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि और द्वंद्व समास में और शब्द का लोप होता है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता है किसी कीमत पे। तो भय से भीत, ये वाला ऑप्शन है ना, ये करेक्ट है। अगर आपने समास डिटेल में पढ़ा है तो आप इजीली, बहुत ही सिंपल है, आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भय से भीत पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समस्त पद और यहाँ पर क्या दिया है? समास दिया है। पहला है राजा रानी, गजानन, स्त्री रत्न, मुख्यमंत्री। और इसका जो ये दिया है इस साइड में समास, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? ढूंढना है, फाइंड आउट करना है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं, जिससे अच्छा मेल होता हो, है ना। तो इसमें अगर घ नंबर देखा जाए ऑप्शन तो करेक्ट है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरा यानी गजानन और ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही मेल है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। घ नंबर, अकाल पीड़ित
शब्द के लिए सही समास विग्रह और समास का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है अकाल का पीड़ित, द्विगु समास। ख नंबर अकाल से पीड़ित, तत्पुरुष समास। अकाल के लिए पीड़ित, कर्मधारय समास। अकाल की पीड़ित, बहुव्रीहि समास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फोर्थ नंबर में जो ख नंबर ऑप्शन है, ख अकाल से पीड़ित, है ना, अकाल से पीड़ित तत्पुरुष समास, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, जेब कतरा का समास विग्रह एवं भेद होगा। तो जेब को काटने वाला तत्पुरुष समास, जेब की काट द्विगु समास, जेब और काट द्वंद्व समास, जेब में काट कर्मधारय समास। तो पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, जेब को काटने वाला तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न संख्या, निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। पहला है बाट जोहना, राह देखना। ख है गांठ बांध लेना, खतरा उठाना। ग नंबर है हंसी खेल, हंसते रहना। सुध बुध खोना, मदद करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उत्तर नंबर जो क है, बाट जोहना, राह देखना, ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ये मुहावरे और अर्थ का क्या करना है? उचित मेल जो हो रहा है वो वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। दूसरा देखिए, लाछन लगना, लगाना अर्थ के लिए उचित मुहावरा है ना। हम अक्सर बोलते हैं गांव में लांछन लगा दिया यार हमारे ऊपर, तो ऐसा ब्लेम किया उसने, है ना। तो पहला ऑप्शन है काम तमाम करना, चार चांद लगाना, कीचड़ उछालना और आड़े हाथों लेना। तो ये वाला जो है कीचड़ उछालना, हमारे ऊपर लांछन लगा दिया, कीचड़ उछाला उसने, है ना, ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। अगला है गणित का गृह कार्य करना मुझे डैश जैसा प्रतीत होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त मुहावरा चुनिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फूलों की सेज, लोहे के चने चबाना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, अंधे की लकड़ी, है ना। तो इसमें कौन सा गृह का कार्य करना मुझे लोहे के चने चबाने की तरह लगता है, ये मुहावरा इसके लिए सही लग रहा है। चौथा वाला, मालिक ने नौकर को चोरी करते डैश लिया। रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, रंगे हाथों पकड़, 9 2 11 कर, लकीर का फकीर कर, ईद का चांद कर। तो इसमें रंगे हाथों पकड़ जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, पुलिस ने चोर को रंगे हाथों जो है चोरी करते पकड़ लिया था। अगला जो प्रश्न है, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित रहेगा? संतों की बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है रेखांकित, इसके लिए हमें कौन सा मुहावरा उपयुक्त रहेगा, प्रयुक्त करना चाहिए? कलेजे से लगाना, उंगली पर नचाना, गांठ बांध लेना, अंक में समेटना। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो ग नंबर ऑप्शन है, गांठ बांध लेना, ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। 6 नंबर, अंधेरे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है अच्छा समय, अच्छी वस्तु प्राप्त होना, भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना, अंधे व्यक्ति को बटेर प्राप्त होना। तो इसमें भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। श्याम भाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल भाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, बिंद रावण री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यों। अगला है जो पंक्ति यहाँ नीचे दिया गया है, चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची,
भाव भगति जागिरी पास्यों तीनों बाता सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, बिंद रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावं बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी साड़ी, आंधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमनाजी रो तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है। अब इसके नीचे हमें यहाँ प्रश्न दिए गए, मीरा कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही हैं। चार यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, उनकी पीड़ा दूर करने की, सेविका के रूप में स्वीकार करने की, प्रेमिका के रूप में स्वीकार करने की, उन्हें अपने से दूर रखने की। तो चारों में से कौन सा करेक्ट है, सेविका के रूप में स्वीकार करने की जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, कृष्ण की सेविका बनकर मीरा क्या करना चाहती हैं। बाग सजाना, दर्शन करना, गीत गाना। दूसरा है प्रशंसा के गीत गाना और गोकुल में रहना। तीसरा है रोज उठकर उनके दर्शन करना और रोना। चौथा है उनकी याद में रोना, दर्शन करना, गीत गाना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो क है बाग सजाना, दर्शन करना, गीत गाना, ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, अगला तीसरा, मीरा वृंदावन की गलियों में, पहला है कृष्ण से मिलना चाहती हैं, कृष्ण का गुणगान करना चाहती हैं, ग है कृष्ण को उलाहना देना चाहती हैं और कृष्ण की प्रतीक्षा करना चाहती हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जो ख नंबर है, ख कृष्ण का गुणगान करना चाहती हैं। ठीक है, वृंदावन की गलियों में अगर पैराग्राफ आप देखेंगे ना, वृंदावन की गलियों में वो कृष्ण का गुणगान करना चाहती हैं, उनके गुणों को गाना चाहती हैं मीरा जी। ठीक है, हाँ, ख नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कृष्ण की भाव भक्ति में डूबना किसके समान है। क है सुख और वैभव के समान, मान सम्मान के समान, धन दौलत के समान, धन और सम्मान के समान। तो अगर इसमें देखा जाए तो उत्तर नंबर क जो है सुख और वैभव के समान ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मीरा श्याम को नौकर बनाना चाहती है, मीरा श्री कृष्ण की सेविका बनकर रहना चाहती है, मीरा प्रतिदिन प्रातः उठकर श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है, श्री कृष्ण के गले में वैजंती माला सुशोभित है, श्री कृष्ण वृंदावन में खेती का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क जो है आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है ना, वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब इसमें से ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दूसरा, पहले में है ये पहला, दूसरा और पांचवा, ख में दिया है पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, दूसरा और पांचवा मतलब ये श्याम को नौकर बनाना चाहती है, फिर दूसरा सेविका बनकर रहना चाहती है, और फिफ्थ नंबर पे दिया है श्री कृष्ण वृंदावन में खेती का कार्य करते हैं। ख में दिया है पहला ऑप्शन, पहले दिया है कि पहला दिया मीरा श्याम को नौकर बनाना चाहती हैं, फिर तीसरा वाला प्रतिदिन प्रातः उठकर श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं, और फिर क्या दिया चौथा वाला श्री कृष्ण के गले की वैजंती माला सुशोभित है गले में। ठीक है, और फिर तीसरा दिया है तीसरा ऑप्शन पहले, फिर ये चौथा वाला ऑप्शन कह रहा है, और फिर क्या है पांचवा वाला ऑप्शन कह रहा है, और फोर्थ नंबर में दिया है दूसरा वाला, यानी कि मीरा कृष्ण की सेविका बनकर रहना चाहती हैं, फिर तीसरा वाला प्रतिदिन प्रातः उठकर श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं, और चौथा क्या दिया है कृष्ण के गले की वैजंती माला बनना चाहती हैं, सुशोभित होना चाहती हैं, है ना। तो जो चौथा वाला जो ऑप्शन है इसमें ये करेक्ट है, ये सब मीरा चाहती हैं, ना कि उनको नौकर बनाना चाहती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान होना, क्षत्रिय ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, सही ढंग का ज्ञान।
तो 8वां वाला जो ऑप्शन है, अगर आप कबीर की साखियों को आपने पढ़ा होगा तो वो जीवन जीने के सही ढंग को बताते हैं, मेथड हमें बताते हैं हमें कैसे जीना चाहिए, है ना। विरासत में मिली वस्तुओं की संभाल क्यों की जाती है? इसका पहला ऑप्शन है पूर्वजों की याद दिलाती है, पूर्वजों का आशीर्वाद होती है, पूर्वजों के जीवन के बारे में बताती है, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी ऑप्शन करेक्ट है। एक तो हमें ब्लेसिंग्स मिलता है अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी से, हमें उनकी यादें दिलाती हैं, है ना, और उनके जीवन के बारे में भी बताती हैं। तो जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है। 9th नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऐसा नहीं कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीकों से नावाकिफ थे, परंतु उनमें उलझकर वे अपनी अहमियत नहीं खो सके। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे की एक पंक्ति, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, 10 दिखाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे, और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरू नहीं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए, यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी, और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया। अब इसमें जो पहला वाला प्रश्न दिया है, देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीकों में उलझकर शैलेंद्र क्या नहीं खोना चाहते थे? अपनी इज्जत, अपनी आदमियत, अपनी पहचान, अपनी दौलत। तो इसमें जो ऑप्शन है ख नंबर, अपनी आदमियत, जो ऑप्शन है ये नहीं खोना चाहते थे, इंसानियत है जो, ठीक है। दूसरा वाला है प्यार हुआ इकरार हुआ, गीत किस फिल्म का है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संगम का, मेरा नाम जोकर का, तीसरी कसम का, और श्री 420 का। अभी हमने पढ़ा था श्री 420 का ये फिल्म है। तीसरा है क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए, संगीतकार जयकिशन को गीत की एक पंक्ति पर आपत्ति थी, और कारण इसका क्या दिया गया? आर, जयकिशन के अनुसार वह पंक्ति गीत से मेल नहीं खाती थी। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा करेक्ट है? कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत हैं, मतलब ये दोनों जो दिए गए ऑप्शन ये दोनों ही गलत हैं। कथन ए गलत है, मतलब ये पहला वाला गलत है, लेकिन आर वाला क्या है? सही है। ये दूसरा ऑप्शन दिया गया है। ग में दिया है कथन ए सही है, लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन जो दे रहा है वो गलत है। और घ में दिया गया है ऑप्शन कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, ठीक है। दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें ग जो ऑप्शन है इसका आंसर होगा ग नंबर, कथन ए
सही है, लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 है, कलाकार का कर्तव्य है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करे, वह उपभोक्ता की रुचियों की चिंता न करे। ग है, वह अधिक से अधिक धन कमाए। और फोर्थ नंबर ऑप्शन है घ, वह उपभोक्ता की रुचियों को बढ़ाए। ठीक है, तो कलाकार का देखिए कर्तव्य क्या होता है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, शैलेंद्र के गीत कैसे थे? बहुत दुरूह, भावप्रवण, अरुचिकर, अर्थहीन। इसमें जो ख नंबर ऑप्शन है भावप्रवण, ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला है इसमें पतझड़ में टूटी पतझड़ में टूटी की पत्तियां पाठ के दोनों प्रसंग प्रेरणा देते हैं। पहला ऑप्शन है शिष्ट और सभ्य बनने की। दूसरा है ऑप्शन इसमें आदर्शवादी बनने की। तीसरा है जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की। चौथा है व्यवहारवादी बनने की। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है? कूट क्या दिया है? पहला ऑप्शन है केवल वन, ख दिया है पहला और दूसरा। ठीक है, मतलब ये जो पाठ है हमारा पतझड़ से टूटी की पत्तियां, तो इसमें पाठ के दोनों प्रसंग जो हैं, जो दो प्रसंग दिए गए इस पाठ में, क्या हमें प्रेरणा देते हैं, हम कैसे इंस्पायर होते हैं, हमें मोटिवेट कैसे करते हैं, कैसे हमें प्रेरणा दे रहे हैं, है ना। तो इसमें बोल रहा है कि केवल वन ऑप्शन है, ख में है पहला और दूसरा, और ग में है केवल तीसरा, चौथे में है केवल चौथा। तो उत्तर जो ग है केवल तीसरा। ठीक है, तीसरा यानी जागरूक और सक्रिय बनने की हमें क्या करते हैं? वे प्रेरणा देते हैं, उसके जो दोनों प्रसंग हैं। कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? अगला प्रश्न है। पहला है वजीर अली को पकड़ने के लिए, शेर को पकड़ने के लिए, आज़ादी की जंग लड़ने के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें वजीर अली को पकड़ने के लिए। अगला है, ये तो खंड हमारा अ हो गया। अब है हमारा खंड ब। देखिए खंड अ खंड ब में जितने भी प्रश्न उसने इंस्ट्रक्शन जो मैंने शुरू में बताए थे, जितना उसने बोला है 45 में से 40, इतने में से इतना, बस उतना ही आपको अटेम्प्ट करना है, उतना ही लिखना है। अगर आप ज़्यादा लिखते हैं आपका समय बर्बाद होता है, और सीरियल वाइज इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। 11 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। ठीक है, पहला जैसे इसमें दिया है प्रश्न, बड़े भाई साहब को स्वभाव से अध्ययनशील बताने के पीछे लेखक का क्या तात्पर्य है? तो हमने ये पढ़ा था कि क्या तात्पर्य है, जो हमने अगर लेसन आपको पढ़ा हो तो आप वहाँ से आंसर जा कर के देख सकते हैं कि इसमें एक गहरा व्यंग छिपा हुआ है ना। बड़े जो भाई साहब थे वो स्वभाव से अध्ययनशील थे। इससे जो लेखक का तात्पर्य है कि किताबों में खोए रहना उनकी आदत बन गई थी, चाहे पढ़े या ना पढ़े परंतु किताबें उनके हाथ में हमेशा रहती थी। इस तरीके से पूरा डिटेल में दिया गया है, तो आप क्वेश्चन आंसर जो है वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे पर वह कब रुकने वाली थी? इस पंक्तियाँ डॉट आएगा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका भी उत्तर दिया गया है। तो अगर आपको ये सारे उत्तर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बताइए, तो मैं ये जो सारे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन का एक आंसर का मैं वीडियो बना दूंगी, तो आप इजली वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जैसा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। यहाँ पे आपको दो प्रश्न देना है, 3 में से 2, यहाँ पे भी 2 ही देना है। ये सारे आंसर आपने लिखे होंगे, आप नोट से वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पहला इसमें दिया है, मनुष्यता कवि में
कविता में कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है, इसके क्या लाभ हैं, स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्यता जो कविता हमने पढ़ा है उसमें डिटेल में बताया गया है, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है। दूसरा है पर्वत प्रदेश में पावस कविता में वर्णित प्रकृति में दृश्यों का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। और कल कर चले हम फिदा कविता में कवि ने किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने के लिए कहा है और क्यों। अगला हम देख लेते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अच्छा, ये जो ऊपर वाला जो प्रश्न है यहाँ पर दो क्वेश्चन सॉल्व करना है, दो क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमें जो है ईच क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के रहेंगे और हमें दो क्वेश्चन ही सॉल्व करना है 60 वर्ड में। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, एक सैंपल की तरह यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद मतलब एक आर्टिकल आपको यहाँ पर लिखना है कि उसका वर्ड लिमिट दिया गया है 100 वर्ड्स में। ठीक है, कोरोना वायरस का संक्रमण, लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव और बचाव के उपाय। ये बहुत ही अच्छा देखिए यहाँ पर दिया गया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टाइटल डालिएगा, है ना, शीर्षक डालिएगा सेंटर में, जैसे ये नाम है सेंटर में डालिएगा सबसे पहले। उसके बाद ये जो 3 यहाँ पर संकेत बिंदु दिए गए हैं ना, हिंट पॉइंट्स, इनको माइंड में रखते हुए आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ जितना आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो 100 शब्दों से ज़्यादा ना हो। सबसे पहले आप बताइएगा कि कोरोना वायरस क्या है ना, 2-3 लाइन में। फिर वो कैसे फैलता है, जब वो फैला तो कैसे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन वगैरह लगाया, है ना, जब लॉकडाउन लगाया तो उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट क्या हमारे सामने आया, और अब हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं, सॉल्यूशन क्या क्या है। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। संघर्ष की परिणति विजय इसमें भी 3 हिंट पॉइंट दिए गए हैं, संघर्षशील जीवन, चुनौती और संघर्ष, विजय की खुशी। तीसरा हमारा अनुच्छेद का टॉपिक दिया गया है, याद आता है विद्यालय का प्रांगण। प्रांगण मीन्स जो एरिया था, वो जो जहाँ पर हम खेलते थे, है ना, पूरा विद्यालय हमारा, वो हमें याद आता है। इसमें भी 3 हिंट पॉइंट दिए गए हैं हमारे, संकेत बिंदु, विद्यालय की मस्ती, मित्रों का साथ, कक्षा की पढ़ाई। तो ये तीनों ही जो अनुच्छेद के टॉपिक हैं काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इनका चुनाव कर सकते हैं और किसी एक टॉपिक को ही चूज़ करिएगा। अगर आप 2 लिखते हैं तो आपका बिना मतलब का समय जाएगा और वो क्वालिटी नहीं रह जाती है अनुच्छेद में, है ना, क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं। फिर 15 नंबर है, बिजली की अनियमित आपूर्ति की शिकायत करते हुए जयपुर विद्युत बोर्ड के अधिकारी को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है। बिजली की अनियमित आपूर्ति की शिकायत करते हुए जयपुर के जो विद्युत बोर्ड के अधिकारी हैं उनको आपको पत्र लिखना है, तो ये फॉर्मल लेटर है। ठीक है, अपने विद्यालय में दूसरा पॉइंट दिया गया है, अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था, समुचित मीन्स ठीक प्रकार से व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को लगभग 100 शब्दों में एक प्रार्थना पत्र लिखना है। पहला आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर एक शिकायती पत्र लिखना है। ठीक है, किसको लिखना है, विद्युत बोर्ड के अधिकारी को लिखना है। दूसरा आपको क्या लिखना है, यहाँ पर एक प्रार्थना, यानी कि रिक्वेस्ट लेटर बोलते हैं ना, प्रार्थना कर रहे हो आप उनसे, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि पानी की, जो पीने का पानी है उसकी उचित व्यवस्था कराई जाए। तो ये भी क्या है, ये फॉर्मल लेटर है, यानी कि दोनों यहाँ पर एग्जाम में 15 नंबर पर फॉर्मल लेटर आ सकता है। ठीक है, अब फॉर्मल लेटर आपका आपने फॉर्मेट पढ़ा होगा उसके अनुसार यहाँ पर लिखिए। जैसे बिजली के यहाँ पे पहले ऊपर आप एड्रेस डाल दीजिएगा, फिर एक लाइन छोड़ के डेट डालिएगा, फिर सेवा में, फिर ये इन अधिकारी का जो एड्रेस है वो डालिएगा, फिर सब्जेक्ट डालिएगा, फिर अगेन महोदय, महोदया जी, या फिर माननीय महोदय, है ना, फिर उसका लेटर का जो बॉडी आ गया, आप अपना इंट्रो दीजिएगा, फिर उसके बाद बॉडी आ गया, फिर लास्ट में अपना
निवेदन करता हूँ, है ना, या पत्र की प्रतीक्षा में ऐसे करते हुए लास्ट में अपना नाम लिख दीजिएगा, जो करेक्ट फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का, फॉर्मल का। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 16 नंबर, ये देखते हैं। अगर आपको लेटर राइटिंग नहीं आता है इन दोनों विषयों पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं आपको इस पर, इन दोनों विषयों पर आपको पत्र लेखन उपलब्ध करा दूंगी, लिख करके एक वीडियो बना करके आपको दिखा दूंगी। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 2 बार पर आ गया है, लगभग 80 शब्दों में सूचना लिखिए। ठीक है, सूचना लेखन भी आपने पढ़ा होगा। आपके विद्यालय में नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है, प्रधानाचार्य की ओर से छात्रों की इसकी सूचना लगभग 80 शब्दों में जारी करें। ये पहला टॉपिक है। दूसरा दिया है, शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजन करने के लिए आपको संयोजक बनाया गया है। कार्यक्रम के बारे में विद्यार्थियों की सभा के लिए एक सूचना लगभग 80 शब्दों में जारी करें। ठीक है, ये 2 टॉपिक हैं, दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो आप पसंद करके सूचना लेखन कर सकते हैं। अगर आपको सूचना लेखन भी नहीं आता है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। एक साइकिल अपनी किशोरों के लिए नया उत्पाद बाजार में लाना चाहती, एक साइकिल कंपनी किशोरों के लिए यानी यंग जनरेशन के लिए अपना नया उत्पाद बाजार में लाना चाहती है, उसके लिए लगभग 60 शब्दों में एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। दूसरा है, इस बरसात में आपने कुछ पौध तैयार की है जिन्हें आप निःशुल्क वितरित करना चाहते हैं। पौधे तैयार किए हैं आपने, है ना, पौधे तैयार किए हैं और आप क्या करना चाहते हैं, निःशुल्क उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। सोसाइटी सचिव की तरफ से लगभग 60 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। मतलब जिसको भी चाहिए वो प्लांट आकर के ले जा सकता है और लगा सकता है। ठीक है, कोई एक ही विज्ञापन लेखन का भी चुनाव कीजिएगा। 18 नंबर जो प्रश्न है ये अंतिम है इस प्रश्न पत्र का। छोटी भूल का बड़ा दुष्परिणाम विषय पर एक लघु कथा लगभग 100 शब्दों में लिखिए। आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, एक छोटी सी कथा लिखनी है, स्टोरी टाइप की लिखनी है, छोटी भूल का बड़ा परिणाम। ठीक है, दूसरा है, आपके विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो गया है लेकिन बाजार में अभी तक आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में एनसीईआरटी के व्यापार प्रबंधक को एक ईमेल लिखिए। ईमेल लेखन कैसे करते हैं, सबसे पहले आपका टू आता है और फिर सब्जेक्ट, टू सब्जेक्ट, फिर जो है ईमेल राइटिंग का बॉडी हो गया है ना। किसको लिखना है, प्रबंधक को लिखना है, तो जैसे आदरणीय एनसीईआरटी प्रबंधक जी या फिर आदरणीय महोदय जी, है ना, कुछ ऐसे करके फिर बॉडी आ गया, फिर लास्ट में अपना नाम। तो ये, और टू को आप हिंदी में लिख सकते हैं प्राप्तकर्ता, सब्जेक्ट को हिंदी में लिख सकते हैं विषय लिख सकते हैं, है ना। ये तो हम इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे पूरा, लेकिन आप जब हिंदी में ईमेल राइटिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, प्राप्तकर्ता। ठीक है, प्राप्तकर्ता मीन्स क्या हो गया, टू हो गया, प्राप्तकर्ता। फिर सब्जेक्ट के लिए क्या लिखते हैं, विषय लिखते हैं, विषय लिख दीजिएगा दूसरा। फिर एक यहाँ पे आपका जो ईमेल राइटिंग का बॉडी है वो पूरा आएगा और लास्ट में अपना नाम आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर लें। हम लोग मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।